सामईन आदाब। आज एक खास पेशकश लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ, हमारी खुशनसीबी और इनका बड़प्पन कि इन्होंने हमें वक्त दिया। एक बहुत ही शॉर्ट से विजिट पर हैं कश्मीर में, और हमें मालूम पड़ा तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा वक्त निकालें हमारे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए। और आज आसार कदीमा पर बात करेंगे हम। जी हाँ, मॉन्यूमेंट्स पे बात होगी, और मॉन्यूमेंट्स पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है श्री तरुण विजय जी, जो कि चेयरमैन है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और फॉर्मर मेंबर हैं पार्लियामेंट के। तरुण जी, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे स्टूडियो में। बहुत ही मुझे खुशी हो रही है तबरेज भाई, आज ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर के इस स्टूडियो में आके, जिसको कि मैं बहुत ही एक मुकद्दस और पवित्र स्वर तीर्थ मानता हूँ, क्योंकि आपने जितनी हिम्मत के साथ और जितनी शालीनता के साथ स्वर की दुनिया में एक शालीनता, गरिमा और शान बना के रखी है, तहजीब बना के रखी है, वह और कहीं भी देखने को बहुत ही दुर्लभ हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर, ये हमारी खुशनसीबी और आपका बड़प्पन कि आपने वक्त हमें दिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बनी, ये क्यों बनी, कब बनी और ये क्या कुछ कर रही है? 2010 में सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के अनुसार यह माना गया कि जितने देश में मॉन्यूमेंट्स हैं वे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक धरोहर है, और उनकी रक्षा के लिए जरूरी है कि इस तरह की एक संवैधानिक बॉडी बने जो उनके आसपास किसी भी तरह के एंक्रोचमेंट को रोके। और उसके लिए ये जरूरी है कि वह क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो। तो हमें क्वासी जुडिशियल हक मिले हैं। हम लोग किसी को भी समन दे के बुला सकते हैं, और जो बड़े मॉन्यूमेंट हैं, जैसे यहाँ पे निशात बाग है, शालीमार बाग है, अपने मारतंड टेम्पल है, प्रयासपुरा है, नारानाग है, मटन है, तो इनके आसपास अगर कोई एंक्रोचमेंट होता है तो उसको रोकने के लिए एएसआई जो है वह उनको नोटिस देती है, और हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। अगर किसी को वहाँ पे पहले का मकान बना हुआ है और उसे वहाँ पे रिपेयर करानी है या आगे और बढ़ाना है, तो उसे उसके लिए एनओसी हमसे लेनी पड़ती है। हम ये देखते हैं कि वो इस प्रकार से अपना मकान बनाए जिससे मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे, ओवरशैडो न हो, इतना ज़्यादा ऊंचा भी न बनाए कि मॉन्यूमेंट ही ढक जाए। तो ये बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हजारों मॉन्यूमेंट्स हैं जो जिसकी हम देखभाल करते हैं। ये सिर्फ एनक्रोचमेंट तक महदूद है ये अथॉरिटी, या फिर प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन पर भी? प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन जो है एएसआई के साथ मिलकर किया जाता है, और उसमें हम लोग सलाह देते हैं। जैसे हमने पिछली बार मैं कश्मीर आया था, तो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो दुनिया में नायाब हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो भारतीय कल्चर है उसके जितने मॉन्यूमेंट हैं वो अपने आप में कमाल है। तंजावुर है, आपका कामाख्या है, यहाँ जोधपुर के किले हैं, बहुत शानदार चीजें हैं। लेकिन जो कश्मीर है उसकी अपनी एक खासियत है। यहाँ बुद्धिज्म का बहुत प्रसार रहा, शैव रहे, ललितादित्य का रहा, यहाँ कुषाण पीरियड रहा, और उन पीरियड में जिस प्रकार से यहाँ पे एक रौनक रही और स्वर्ण युग जिसको कहा जाता है, उसके मॉन्यूमेंट्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। अब प्रयासपुरा आप कहा जाए, जो ललितादित्य सम्राट की राजधानी थी, तो उसके बारे में लोगों को लगता है ये कहाँ बिहार में होगा या कहाँ होगा, क्योंकि उसके बारे में प्रचार नहीं हुआ, अवेयरनेस नहीं है। इसी प्रकार मारतंड टेम्पल है जो कि बहुत ही शानदार 1400-1500 साल पुराना वहाँ पे अवशेष है, उसके बारे में और जानकारी होनी चाहिए। तो हमने ये तय किया कि एएसआई के साथ मिलके हम कश्मीर के कम से कम ऐसे 4 बड़े मॉन्यूमेंट्स लेंगे जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेट किया जाए। उनमें अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक मारतंड टेम्पल का होता है, प्रयासपुरा में बुद्धिस्ट और शैव दोनों मंदिर मिलते हैं। हारवन में जो है वो 3री-4थी शताब्दी के नागार्जुन और कुमारायन के वहाँ पे अवशेष मिलते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो आप समझिए कि 1700-1800 साल पहले का वहाँ का इतिहास है, जो सारी दुनिया में हारवन मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोगों को या बाहर के लोगों को इतना जानकारी नहीं है। तो ये चीजें ग्लोबल हेरिटेज है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को ही अपने यहाँ जो इतनी शानदार और प्राइसलेस, एजलेस जो धरोहर है मालूम चलना ही चाहिए, बल्कि यह हमारी टेक्स्ट बुक में भी आना चाहिए। पता चले कश्मीर का असली इतिहास क्या है, और पूरे हिंदुस्तान में भी इसका प्रचार होना चाहिए। तो ये हम थोड़ा छोटा एक कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, होना तो बहुत कुछ चाहिए। अगर तरुण जी हम बात करें कश्मीर की, यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हिस्टोरिकली इतने रिच हैं, इतना रिच उनका बैकग्राउंड है, या उनकी जो इम्पोर्टेंस है
हिस्टोरिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं वो। लेकिन आज के बच्चे को जब हम बोलते हैं मटन टेम्पल की, सन टेम्पल की हम बात करें या प्रयासपुरा की बात करें, वो उसे तो पता भी नहीं होता ये जगह है कहाँ और क्या है। तो इस पर कोई काम हुआ या 2010 से जब से एनएमए बनी है, क्या इस पर कोई इनिशिएटिव लिया गया या अभी तक नहीं? मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि फिलहाल मैं पहला एनएमए का चेयरमैन हूँ जो इस तरह के दौरे पे आया है जी। और हम लोगों ने अपने संस्कृति मंत्री हमारे किशन रेड्डी साहब हैं और बहुत ही गहरे वो कल्चर में दिलचस्पी रखते हैं, उनसे भी बात की है। हम उनका भी एक बार दौरा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम जो सन टेम्पल है मार्तंड उसको हम फिर से ठीक ठाक करेंगे। तो उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, तो अब काम शुरू हो रहा है। और जहाँ तक इसके प्रचार या यहाँ के कश्मीर की नई नस्ल को इसकी जानकारी होने की बात है तो ये भी बड़ी एक दुख की बात है। वो तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जितनी रही है उनको ये देखना चाहिए था कि कम से कम अपनी धरोहर अपने बच्चों को बताएं। बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी में यहाँ क्यों नहीं आर्कियोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल पढ़ना चाहे तो कहाँ जाएगा वो। और जबकि इतनी बड़ी धरोहर है, यहाँ पे कल्चर के बारे में दिलचस्पी नहीं है, यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पे सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ बाड़ेबंदी नहीं है, वहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं है। मॉन्यूमेंट से आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं मिलता है कि ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, कब बना था, किसने बनाया था। थोड़ी बहुत जगह पे है तो थोड़ा बजट की भी एक किल्लत रहती है, लेकिन एएसआई ने बहुत अच्छा काम किया। जितनी भी एक कंस्ट्रेंट रही है उसमें एएसआई ने बड़ी मेहनत की है। हम अब एक अवेयरनेस पैदा कर रहा है। ये पिछले 3 महीने में मेरी दूसरी विजिट है। तरुण जी, जब मैंने आगाज में आपसे ये पूछा कि एनएमए कब बना और क्यों बना, ये सवाल इसी वजह से मुझे पूछना पड़ा क्योंकि अब एनएमए को बने हुए तकरीबन 12 साल हुए, लेकिन 12 साल में हमने कभी कश्मीर में एनएमए के किसी भी शख्स को नहीं देखा, किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं देखा, कोई चेयरमैन आज तक यहाँ पर शायद विजिट पर ना आया हो। और यही वजह थी जो आगाज में मैंने सवाल किया कि एनएमए है क्या और क्यों बनी। खैर, आपने बात की एएसआई की। एएसआई के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो स्टेट आर्कियोलॉजी के पास भी हैं। क्या आप उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं या सिर्फ एएसआई के साथ काम करते हैं? जी नहीं, हम उनके साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि भले ही ऐसा कानूनन ना हो कि हम लोग एक साथ जॉइंटली काम करें, लेकिन मकसद एक है जी। और वो मकसद का एक होना हमें साथ में मिलने के लिए मजबूर भी करता है और हमारी भी दिली ख्वाहिश होती है। क्योंकि यहाँ का कल्चर डिपार्टमेंट भी, अब हमारे साथ मुश्ताक भाई आए हैं जी। और मुश्ताक अली बेग साहब, तो वो यहाँ कल्चर और आर्कियोलॉजी देखते हैं। बहुत ही गहरे स्कॉलर हैं वो जी। बड़ा उन्होंने काम भी किया है। पर सबसे बड़ी बात तबरेज भाई ये है कि बजट नहीं मिलता है। और बजट इसलिए नहीं मिलता है कि कल्चर कभी भी हमारे एजेंडे में टॉप पे नहीं रहती है। प्रायोरिटी शायद कभी रहा ही प्रायोरिटी नहीं रही है। जबकि मैं समझता हूँ कल्चर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट डिफेंस है। अगर डिफेंस जो है आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा करती है, आपकी जमीन, आपकी सरहद की रक्षा करती है, तो जो कल्चर है वो हमारे मन की रक्षा करती है, हमारे आत्मा की रक्षा करती है, हमारे इतिहास की रक्षा करती है। और वो भी उतना ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। और ये पता चलना चाहिए कि हमसे पहले कौन थे, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पुरखे कौन थे, उन्होंने कौन सा इतिहास हमको लाके दिया है। वो इन पत्थरों से मिलता है। ये पत्थर नहीं है, पत्थरों पर इबारत जो है वो पत्थरों पर खुद ही किताबें हैं। बिल्कुल सही। वो हमारी मेमोरी है, वो हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। अगर एक आदमी की याददाश्त खत्म हो जाए तो वो सब्जी का पुलिंदा बन जाता है। अगर एक सोसाइटी की याददाश्त खत्म हो जाए तो सोसाइटी को आप डेड सोसाइटी कहते हैं। ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये हमारी याददाश्त है, तो इसकी रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने सरहद की रक्षा करते हैं। तो वो चीज हम लेके एक मूवमेंट हम चला रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अप्रैल में भी एक बड़ा हम यहाँ कॉन्फ्रेंस करें। और मैं जाके गुजारिश करूंगा हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं कि वे खुद यहाँ तशरीफ लाएं। उनकी यहाँ पे बहुत गहरी दिलचस्पी है। और देखिए, कश्मीर के मॉन्यूमेंट्स, कश्मीर की कल्चर को दुनिया के सामने लाए बिना तो हिंदुस्तान अधूरा है। जैसे आपने अभी बात की एएसआई की, एएसआई ने बहुत काम किया है, इसे हम भी अप्रिशिएट करते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि एएसआई ने बहुत काम किया है, साइट्स पे बहुत काम कर भी रहे हैं। लेकिन जो साइट्स हमारे स्टेट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर्स के पास हैं, दे आर इनटू रूइंस, उनकी हालत बहुत ख़राब है। कई जगह पर हमने देखा कि अब वहाँ पर कॉन्क्रीट यूज़ हुआ है, उन साइट्स पर लोहे का इस्तेमाल किया गया है। क्या इस पर कभी मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने कोई? जी, ये तो बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ है।
और उसकी एक वजह यह है कि कल्चर डिपार्टमेंट में प्रॉपर जो ऑफिसर्स हैं उनकी अभी बहाली नहीं हुई है, और जो बाकी ऑफिसर हैं उन्हीं को, एक ही ऑफिसर को 3-3, 4-4 ओहदों का काम दिया हुआ है। तो ये बात हम सामने ला रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और स्टेट की एएसआई को सेंट्रल की एएसआई के साथ मिलके कुछ तवज्जो देनी चाहिए इस काम में। जो कंक्रीट हुआ है मैं नहीं समझता कि वो ठीक हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे के पैरेलल ना चलें, एक साथ मिलकर अगर काम करें तो शायद चीजें बेहतर हों। देखिए ना, मकसद तो एक ही है कि हम अपनी कल्चर, अपने मॉन्यूमेंट को बचाना चाहते हैं। आप भी कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो काम दुगना बढ़ जाता है, खर्चा कम होता है, स्पीड बढ़ जाएगी, काम के रिजल्ट्स बेहतर होंगे। टूरिज्म की हम अक्सर बात करते हैं कि कश्मीर टूरिज्म के हवाले से बहुत रिच है, लेकिन अगर हम इन मॉन्यूमेंट्स की कंजर्वेशन करें, उसके बाद ये प्रॉपरली बाउंड्रीड हों, इनकी दीवारें बनी हों, या जिस तरह से भी इनको बचा के रखना है बचा के रखा जाए, उसके बाद अगर इन पर टिकट्स भी लगते हैं, जो टूरिस्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आता है, शालीमार बाग, निशात बाग तो वो देखता ही देखता है। उसके अलावा अगर हम उसे कहें कि आप परिहासपुरा के एक दौरे पे आ जाइए, आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे पूर्वज कौन रहे हैं, तो टूरिज्म से हमारे यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और जो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे एएसआई के पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं होती, तो हमारे फंड्स भी जनरेट हो सकते थे। तबरेज भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही बेसिक बात है। हर मॉन्यूमेंट का अगर ठीक से रख रखाव होगा तो आसपास के पूरे इलाके की इकोनॉमी उठ जाएगी। बिल्कुल, वहाँ के लोगों को वहीं लोकल रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और एक मॉन्यूमेंट को अगर हम ठीक ढंग से टूरिस्ट स्पॉट बना लें तो मिनिमम उससे 70,000 लोग प्रभावित होते हैं। आपका टेलीफोन का आता है, खाने पीने के लोग आते हैं, ढाबे बनते हैं वहाँ पे, स्कूल नए खुल जाते हैं, सड़कें आ जाती है, टैक्सी वालों को आना जाना मिलता है, बस वालों को रोजगार मिलता है, टूरिस्ट एजेंट्स को रोजगार मिलता है, 50 तरह के नए रोजगार के सिलसिले वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो मॉन्यूमेंट सिर्फ यही नहीं है कि हम उन पत्थरों की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि उस पूरे इलाके की फाइनेंशियल अपलिफ्ट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मॉन्यूमेंट्स आर in fact economic instrument to uplift the entire society। ये जो शॉर्ट विजिट है जिसमें आपने काफी बड़ा दिल दिखा के हमें कुछ लम्हे दे दिए अपने इस विजिट में से, ये विजिट क्या है? जी, मैं संभवतः हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत करने के लिए मैं आया हूँ। और वो इसलिए किया कि 7वीं-8वीं शताब्दी का पांडरेथन टेम्पल है, जिसे पानी वाला टेम्पल भी कहते हैं, जो बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड में है, और वो इतना शानदार, इतना महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं है। और वहाँ पे बुद्धिस्ट और शैव मूर्तियाँ मिली हैं। अब आर्मी के बारे में आप कह सकते हैं कि साहब सरहद का काम है और सरहद को बचाने का काम है, दहशतगर्दों को खत्म करने का काम है, ठीक है, लेकिन आर्मी ने पूरी अपना एक यूनिट लेके उस जगह को जिस शानदार ढंग से बचाया, उसका प्रिजर्वेशन किया, और बल्कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, कर्नल लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आर्कियोलॉजी पूरी पढ़ी, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसका पूरा जॉन मार्शल ने किस प्रकार से उसकी खुदाई की थी, एक्सकेवेशन किया था ब्रिटिश टाइम में, और वहाँ जो खुदाई में मूर्तियाँ मिली हैं उनके रेप्लिका बना के भी ओरिजिनल को उन्होंने रक्षा की है। तो ये एएसआई के सामने भी एक मिसाल है, एएसआई के सामने भी एक मिसाल है। आर्मी सीधे सीधे कह सकती थी साहब ये यहाँ कुछ पत्थर है, मूर्तियां, हमारे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो आर्मी सरहद की रक्षा करती है वो हमारी संस्कृति की भी रक्षा कर रही है, हमारे कल्चर को भी बचा रही है। जो आर्मी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा रही है, वही हमारी हेरिटेज को भी बचा रही है। तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से हम आज उनको साइटेशन ऑफ एप्रिसिएशन देने वाले हैं और उनको शानदार खैर मकदम करने वाले हैं कि आपके इस काम के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, और आपने ऑलिव ग्रीन की वर्दी में रहते हुए भी एक आर्कियोलॉजिकल सैनिक की तरह से यू हैव एक्टेड लाइक आर्कियोलॉजिकल सोल्जर। तो वो उनको हम आज यहाँ प्रणाम करने, यहाँ सलाम करने के लिए आए हैं। तो आज एक छोटा सा फंक्शन भी हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि पहली बार हम आर्मी के इस काम को हम सराह रहे हैं। ये छोटा एक उनके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बनी है, और मैं चाहूँगा कि इसका पूरे हिंदुस्तान में भी इसका एक मैसेज जाना चाहिए। बहुत खूब, माशाल्लाह। आपका ये सेकंड विजिट है कश्मीर? जी, मेरा सेकंड। पिछली बार आप जब आए थे
तब भी ये आप पिछली बार जब आया था तो मैं व्हील चेयर पे आया था। बिल्कुल, आपके पैर में प्रॉब्लम था तब, फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन मैंने कश्मीर विजिट टाली नहीं। बिल्कुल। और व्हील चेयर पे मैंने सारा अपना दौरा किया था। उसके बाद में हमने यहाँ की 4 साइट्स को लिया है जी, जो मैं पूरी जान लगा के कोशिश कर रहा हूँ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए वो टेंटेटिव लिस्ट में जाए। इससे पूरे हिंदुस्तान का, पूरे कश्मीर का एक अभिमान होगा, हमारा गौरव बढ़ेगा, हमें फख्र होगा। तो उसके लिए मुझे ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर और तबरेज भाई की खास तौर पे सपोर्ट चाहिए होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है और आपने ये मौका हमें दिया। अगर हम अपने मॉन्यूमेंट्स की बात करें, जो अपना लास्ट विजिट आपका था, तब आप कई दिन यहाँ रहे थे, काफ़ी सारे लोग थे आपके साथ जो पे गए थे, आपने एनक्रोचमेंट जैसी कोई चीज़ देखी जो आपका एक्चुअल डोमेन है? देखिए, 2 चीजें होती है। एक तो लोगों को जानकारी नहीं होती है, और कि आप एक किसी जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके 100, 200, 300 मीटर की पेरीफेरी में कुछ बना नहीं सकते, 100 मीटर में कुछ नहीं कर सकते, 200, 300 में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और दूसरे इसका इतना प्रचार नहीं होता है। तो मुझे लगता है कई लोग एक नावाकिफ होते हुए भी ये गलती करते थे। उनमें से लोगों को एएसआई द्वारा नोटिस दिए गए। जैसे हम नारानाग गए थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए थे हमसे मिलने के लिए। वहाँ पर काफी कंस्ट्रक्शन हो रखी हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन जो है वो सारी इलीगल है। उस पे एएसआई ने उनको स्टॉप नोटिस दिए, शोकॉज नोटिस दिए हैं, और उस पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, उनको एक्शन लेना पड़ता है। अब अगर डीसी एक्शन नहीं लेंगे तो एएसआई के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। तो इसलिए डीसी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मामले में बहुत स्मार्टनेस दिखाएं और वहाँ के लोगों को ये इतला भी दें कि ये काम आप जो कर रहे हैं ये कानूनी नहीं है। तो वहाँ भी है, मार्थन टेम्पल के आसपास काफ़ी एंक्रोचमेंट हो चुका है, नारानाग में काफ़ी एंक्रोचमेंट हो चुका है, काफ़ी मकान बन चुके हैं, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस और स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। अवंतीपुरा में भी ऐसा ही हुआ है। तो इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एक चुस्ती चाहिए होती है। एएसआई तो केवल नोटिस दे सकती है। तरुण जी, आपको कहीं ये ऐसा तो नहीं लगता कि कश्मीर में तकरीबन एएसआई के पास 40 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं? अराउंड 50-55 मॉन्यूमेंट्स हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सर्कल ऑफिस के पास। लेकिन आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि श्रीनगर सर्कल का ऑफिस यहाँ ना होना एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है? मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि श्रीनगर में एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि श्रीनगर सर्कल ऑफिस का बोर्ड जम्मू में हम देखते हैं। जी हाँ। वहाँ ऑफिस के बोर्ड पे लिखा है। आप जानते हैं कुछ खास हालात रहे हैं उस कारण से कि ऑफिस वहाँ पे 89 में चला गया था, उसके बाद वापस नहीं आया। तो अब तो हालात सुधर गए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने जो कामयाबी हासिल की है उसकी वजह से पोजीशन काफी नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अब श्रीनगर सर्किल ऑफिस ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक सेपरेट ऑफिस हो सकता है ताकि स्टाफ वगैरह रहे और यहाँ की देखभाल हो। अभी यहाँ के मॉन्यूमेंट के लिए उनको जम्मू से जो आना पड़ता है वो जहमत बच जाएगी। बिल्कुल सही। और उसमें शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खजाने का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा, उस जो खर्चे, फालतू के खर्चे। सबसे बड़ी बात है कि मॉन्यूमेंट को देखने वाले लोग जो हैं यहीं रहेंगे, वो यहाँ रहेंगे, उनको जम्मू से ट्रैवल करके नहीं आना है। अगर ऐसे साहब हमारे यहाँ रहें और उनका स्टाफ यहाँ रहे, जो यहाँ पर 50 के आसपास मॉन्यूमेंट्स हैं और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पे जा रहे हैं, उनकी प्रिजर्वेशन, उनकी कंजर्वेशन और उनकी जो एनक्रोचमेंट्स बचाने के जो आपने बीड़ा बहुत बड़ा काम है। तो वो बहुत बड़ा काम है और शायद वो हो भी जी। मैंने ये कुछ बिंदु लिखे हैं और मैं अभी 2 महीने पहले ही आया था यहाँ पे। वो सारी बातें मैंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखी हैं और मैं उनको परस्यू करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर ये ऑफिस शिफ्ट हो जाता है कश्मीर, और शायद यहाँ के मॉन्यूमेंट्स की हालत बेहतर होगी और शायद ये हम इससे मानते हैं, कश्मीर को मानते हैं जोन 5 में आता है सो फॉर द अर्थक्वेक्स आर कंसर्न। और आज तक किसी भी मॉन्यूमेंट की डिजिटाइजेशन नहीं हो रखी है। कोई भी मॉन्यूमेंट हमारे पास डिजिटाइज्ड नहीं है। अगर डिजिटल वे में हमारे पास मॉन्यूमेंट रहता, अगर कल को भूकंप भी आ जाता और वो मॉन्यूमेंट कहीं पर खुदा न खास्ता उससे कोई नुकसान भी पहुंचता, लेकिन हमारे पास उसकी एक्चुअल शक्ल होती कि आज से 20 साल पहले ये ऐसा था। क्या इस पर एनएमए ने कभी कुछ काम किया? देखिए, ये मॉन्यूमेंट जो है इतने शानदार और मजबूत तरीके से बनाए गए हैं कि 1.5-2 हजार साल से कुछ नहीं हुआ। तो ये शिला के ऊपर शिला रख के
जो ओल्ड हिंदू आर्कियोलॉजिकल सिस्टम है, तो लॉकिंग सिस्टम से रखे गए हैं। बिल्कुल सही। तो इन पे भूकंप का इतना असर नहीं होता है, लेकिन डिजिटाइजेशन जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो आपस में राब्ता रखे। किशन रेड्डी जी के पास कल्चर और टूरिज्म दोनों हैं, तो बहुत आसानी से काम हो सकता है, पर ये सुझाव मैं रखूँगा। बहुत खूब। ये जो आज का आपका विजिट है ये सिर्फ एक खास मकसद से? जी, मैं आर्म्ड फोर्सेज के स्वागत के लिए आए हैं। क्या इस विजिट में कुछ और देखने को या कुछ और करने को आपको मिला? शंकराचार्य हिल में आज गया था जी, और वो भी ASI के अंतर्गत मॉन्यूमेंट है जी। और सुबह विचित्र नाग, ये श्रीनगर के पास में टेम्पल है, वहाँ पे पानी का सोता है। तो यहाँ के जो DC साहब हैं एजाज भट्ट साहब, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो उसकी देखभाल के लिए काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं, काम शुरू हो रहा है जी। तो मैं वो देख के फिर सीधे एयरपोर्ट चला जाऊँगा। जी तरुण जी, जो मॉन्यूमेंट्स आज की डेट में जहां पर कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि एनक्रोचमेंट हो चुका है, पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले छोटा मोटा एनक्रोचमेंट हो गया, किसी ने उसके हदूद में आके बाउंड्री क्रॉस करके उसमें घर बना लिया है। अब जिसने घर बना लिया है और ये प्रूव हो गया कि एनक्रोचमेंट हो चुका है, उसके लिए में क्या करेगा? वो तो लोकल DC जो है उनके डिमोलेशन का ऑर्डर देते हैं और उनसे खाली करवाते हैं, वो इलाका खाली करवाने का हुक्म देते हैं। ये अमासरा एक्ट में है, इसमें कोई छूट नहीं होती है जी। पर ये DC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बारे में कैसी क्या एक्शन लेते हैं। जी, कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमने कभी भी वहां पर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देखी। अगर कोई भी बच्चा जाके नुकसान पहुंचाता है मॉन्यूमेंट को, तो वहां देखने वाला कोई नहीं है। इस पे NMA कुछ कर रहे हैं? NMA के पास सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है, वो ASI के पास में है। आप कह रहे हैं कि कई सारे मॉन्यूमेंट, मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के एक भी मॉन्यूमेंट में सिक्योरिटी नहीं है। एक भी मॉन्यूमेंट, शायद मेरे से छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती अगर मैं ऐसे बोलता। मैं देख के आया हूँ जी, तो वो काम हम करवा रहे हैं जी, वो काम मैं करवा रहा हूँ। और आगे क्या रहेगा? आगे ये रहेगा कि इस काम में हम और लोगों को प्रचारित करें। हम इस पे एक कश्मीर के एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे कैलेंडर भी हम निकाल रहे हैं जो मंत्री महोदय उसका रिलीज करेंगे। टूरिज्म की साइट पे भी हम इसको रखेंगे। टूरिज्म और कल्चर दोनों की साइट पे कश्मीर के मॉन्यूमेंट्स की प्राचीनता को रखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट को एकजुट होकर, क्योंकि दोनों के आज सेक्रेटरी भी एक है, इस पे एक मुहिम चलानी चाहिए। और जो हमारे लोकप्रिय जैसे डल लेक है, निशात है, शालीमार है, वहाँ भी बाकी मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देने वाले बड़े बड़े साइन बोर्ड्स बनाने चाहिए। टूरिज्म लिटरेचर में ये डालना चाहिए कि ये जो ललितादित्य की राजधानी परिहासपुरा रही या नारानाग रहे, उनकी पिक्चर्स देखिए, उनके कितने माइल यहाँ से दूर है, उसका स्पेशल एक पैकेज बनाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उठना तो जम्मू कश्मीर को ही होगा। बिल्कुल, बाकी लोग तो सिर्फ मदद कर सकते हैं। आप अपनी ही धरोहर की रक्षा के बारे में जितना काम करने के लिए उठेंगे, उतना ही बाकी लोग उसकी तरफ आकृष्ट होंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर ये चीज बच्चों की किताबों में भी लिखी जाए, क्यों नहीं लिख रहे हैं? मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि जम्मू कश्मीर सरकार की जो एजुकेशन की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के बारे में एक लेसन होना चाहिए। बिल्कुल, एक बुक अगर होती तो बड़ा मजा आ जाता। खैर सामीन, आप ये खास प्रोग्राम सुन रहे हैं और आज खास प्रोग्राम में हमारी साथ इस स्टूडियो में तशरीफ फरमा है श्री तरुण विजय जी, चेयरमैन नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर, आज आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त इस शॉर्ट नोटिस पर हमें दिया, इस शॉर्ट विजिट में से कुछ लम्हे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा यहाँ आना बहुत ही बड़ा एक प्रिविलेज और ऑनर की बात है, और मैं अपने तमाम श्रोताओं को, सामाईन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सुना, और वे अगर अपने विचार मुझे लिख के भेजें, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर को भेजिए, तबरेज भाई को भेजें, तो मुझे बेहद खुशी होगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, ये थी आज की खास पेशकश, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपको बता दें, जिस तरह से तरुण जी ने कहा कि ललितादित्य की यहाँ पर राजधानी परिहासपुरा थी, वैसे ही ग्रेट किंग अशोका की राजधानी पांदरेठन थी। इनके बारे में बच्चों को नहीं मालूम, इनके बारे में बच्चों को बताइए और उन्हें दिखाइए कि हम लोग कितनी रिच हिस्ट्री से चले हैं, हमारा बैकग्राउंड कितना रिच है, हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो ये सब कुछ उन्हें बताना आपका फर्ज बनता है। आज की पेशकश में बस इतना ही। इंशाल्लाह ऐसी कोई खास पेशकश लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।